नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की 58% आरक्षण का ये पूरा मामला है। वरिष्ठ वकीलों का पैनल अब पक्ष रखेगा। 3 वकीलों का पैनल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगा। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी पैनल में शामिल होंगे और अभिषेक मनु सिंघवी भी पैनल में शामिल होंगे। वकीलों का पैनल सरकार का पक्ष रखेगा। वकीलों का पैनल सरकार का पक्ष रखेगा। 58% आरक्षण का यह पूरा मामला है। वरिष्ठ वकीलों का पैनल अब पक्ष रखेगा। फैसला है उसमें सहमत नहीं है तो उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है और उसमें बड़े 3 वकीलों को हमने लगाया है। हाई कोर्ट का फैसला है उसमें सहमत नहीं है तो उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है और उसमें बड़े 3 वकीलों को हमने लगाया है। और इसी बीच मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल से मुलाकात की और लंबित वित्तीय विधेयकों पर जल्द अनुमति देने को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। इसी के साथ ही बिजली बिल और जल संशोधन विधेयक के साथ सहकारी बैंक के चुनाव पर अनुमति देने पर चर्चा की। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की परिस्थिति को लेकर राज्यपाल को पूरी जानकारी दी। 50% आरक्षण की सीमा के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की सरकार की तैयारी को लेकर भी राज्यपाल को जानकारी दी। दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट में हेड काउंट के आधार पर चैलेंज करने की जानकारी दी। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है उसके खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है कि आने वाले समय में हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़ के उन वर्गों के हित के अनदेखा करते हुए अगर कोई फैसला आएगा तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार जहां जो भी फोरम होगी उसमें अपनी लड़ाई लड़ेगी। जब कर्नाटक वाले सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि हेड काउंट कराओ और क्वांटिफाइबल डाटा के साथ प्रस्तुत करो तो हम अनुमति दे सकते हैं। 1 साल का उनको समय दिया गया, वो नहीं कर पाए। 1 साल का फिर बाद में और भी समय दिया गया, लेकिन नहीं कर पाने के कारण वो खारिज हो गई। यहाँ पर हमारा क्वांटिफाइबल डाटा जो है हेड काउंट करने की प्रक्रिया चल रही है। अब जैसे ही वो पूरा होता उसके बाद तो रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल से मुलाकात की है और लंबित वित्तीय विधेयकों पर जल्द अनुमति देने को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। और इसी के साथ ही बिजली बिल और जल संशोधन विधेयक के साथ सहकारी बैंक के चुनाव पर अनुमति देने पर चर्चा की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की परिस्थिति को लेकर राज्यपाल को पूरी जानकारी दी है। 50% आरक्षण की सीमा के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की सरकार की तैयारी को लेकर भी राज्यपाल को जानकारी दी गई है। आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती देने की तैयारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, मंत्रियों की मुलाकात राज्यपाल से आखिर कितनी खास अब जो है सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती देने की भी तैयारी है? बिल्कुल ऋतु, देखिए ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के राज्यपाल के पास पहुंचे थे और आरक्षण पे क्या मौजूदा स्थिति है इससे राज्यपाल को अवगत कराया है। हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद कि 58% आरक्षण नहीं हो सकता, 50% रखा जाए। इसके बाद जो परिस्थितियां बनी थी, जो सियासत हुई थी, जो टेक्निकल पेच उसमें फंसे थे, वो तमाम चीजों को देखते हुए दोनों ही वरिष्ठ मंत्रियों को आज राजभवन भेजा गया था। राजभवन जाकर उन्होंने हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद क्या कुछ राज्य सरकार अब आगे कर सकती है, क्या उसे करना चाहिए और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या टेक्निकल मजबूती है जिसको वो कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है, जैसे तमाम जानकारियां राज्यपाल को उन्होंने दी। राज्यपाल ने भी बहुत सी ब्रीफिंग ली है, जानकारियां ली है कि आखिरकार ये आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से अब आगे जाया जा सकता है, क्या कोई रेफरेंस और भी है, तो विस्तार से जानकारी दोनों मंत्रियों ने दी है। उसके अलावा जो लंबित संशोधन विधेयक है उसको लेकर भी राज्यपाल के साथ उनकी बातचीत हुई है।
आज आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार ने एक पैनल बना दिया है 3 वकीलों का। अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उसमें कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। अब ये प्रोसेस होगी कि पैनल बनाने की जो प्रोसेस हुई है उसके बाद दोनों ही जो पैनल के लोग हैं 3 वकील वो अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या उस याचिका को लेकर सुनवाई करता है, क्या बोलता है, ये बात की बात है। राज्य सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखने का मन बनाया है। काफी सियासत भी हो चुकी है छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले को लेकर, जैसे ही हाईकोर्ट का डिसीजन आया था। तो बहरहाल इस पैनल को बनाकर राज्य सरकार ने इस विवाद को फिलहाल यहीं पर रोकने की कोशिश की है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर जाएगी और पिछली सरकार पर दोष उन्होंने लगाया था कि पर्याप्त कागजात वहां पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे जितनी मजबूती के साथ रखना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए थे। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो गई है। राज्यपाल को ब्रीफ भी कर दिया गया है, पैनल की बनाने की प्रोसेस भी चालू हो गई है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार इस पूरे मसले को लेकर जाएगी। ठीक अभिषेक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है रायपुर से, हसदेव आणय को लेकर सियासत जारी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव का बयान सामने आया कि बलपूर्वक पेड़ों की कटाई हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। हसदेव आणय में नए स्थान पर कटाई से कांग्रेस ने साफ तौर से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में कहीं भी रोक वाले क्षेत्र में कटाई और खनन की अनुमति नहीं दी है। रमन सरकार के समय से जहां खनन हो रहा था वहीं पर कार्य हो रहा हो। मामले पर भाजपा झूठ फैला रही है। जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो सरगुजा के पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को और आदिवासी समाज को बेघर करने का जो काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक है। पेशा कानून से लेकर जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसके नियमों का भी उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है और अब दादागिरी के दम पर आदिवासी समाज की आवाज़ और पूरे सरगुजा के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने का। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कहीं पर भी कोई नया स्थान पर न वन की कटाई हो रही है, न ही कोल उत्खनन के लिए कोई अनुमति दी गई है। हमारी सरकार ने जहाँ पे रोक लगाया था वो स्थिति यथावत है। पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय जहाँ पे पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी और जहाँ पे कोल उत्खनन का काम चालू था वहीं पे काम शुरू है। नए किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वन की कटाई नहीं हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक का हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, हसदेव आणय को लेकर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ से भाजपा कह रही है कि बलपूर्वक कटाई की जा रही है पेड़ों की, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सिर्फ भ्रम फैला रही है। आखिर वाकई में स्थिति क्या है? देखिए, हसदेव अरण्य एक विवाद का विषय बन गया है। ना सिर्फ सियासी बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी आम लोगों का विरोध झेलना पड़ा है कई जगहों पर। हालांकि बीच में कुछ एनजीओज भी सामने आए जिन्होंने विरोध दर्ज कराया। इस पूरे मसले पर राहुल गांधी तक को भी जब देश से बाहर एक इंटरव्यू में उनको तक के यहाँ पर जवाब देना पड़ गया था। तो हसदेव अरण्य आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मसला है और फिलहाल इस पूरे मसले पर राज्य सरकार ने कह दिया था कि किसी भी नई जगहों पर पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। जो पहले से आवंटित हैं बस वहीं पर ये हसदेव अरण्य क्षेत्र में कटाई होगी और इसी को लेकर ये विवाद नया सामने आया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि पेड़ों की कटाई बहुत तेजी के साथ उस इलाके में हो रही है। भाजपा के जो प्रवक्ता है वो खुद उसी इलाके के, उन्होंने उस मसले को उठाया और कहा कि हसदेव अरण्य पर राज्य सरकार गलत बयानी कर रही है और पेड़ों की कटाई जोर जबरदस्ती से की जा रही है, जिसे कांग्रेस ने नकारा और कहा कि पिछली सरकार ने जितना आवंटन किया था उतनी ही जगह पर सिर्फ वहां पर कटाई हो रही है, नई कटाई कुछ भी नहीं हो रही है। मौजूदा स्थिति क्या है ग्राउंड लेवल पर जाकर निश्चित रूप से इस पर देखना होगा, समझना होगा अधिकारियों को भी और निश्चित रूप से जो भी बात है वो सामने जरूर आएगी, क्योंकि कोई भी बात आजकल आसानी से छिपी नहीं रहती। बहरहाल राज्य सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया इस दावे को कि किसी भी नए क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की कटाई हो रही है। बहरहाल हसदेव, ऋतु एक बात बता दें कि हसदेव अरण्य जो है लगातार चर्चा में बना रहता है। सियासी दल भी एक दूसरे पर इसको लेकर लगातार निशाना साधते रहते हैं।
तो जरूर इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन आसानी से ये विवाद, इसकी लेकर जो चर्चा है वो थमने वाली नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया अभिषेक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बहाने सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर बीजेपी का ये कैसा लोकतंत्र है, बिना चुनाव के ही बीजेपी ने जेपी नड्डा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी में कब चुनाव हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में पूरा देश जानता है। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने कहा कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के काबिल नहीं हूं, अभी मैं जूनियर हूं। इसी के साथ ही उन्होंने संघ प्रमुख पर भी निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की बातें अलग अलग हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, पूरे देश जानता है, सब लोग जान रहे हैं कांग्रेस चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष का। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 2 जने बना दी, हो गया दूसरे कार्यकाल, न मीटिंग, न मतदान, न चुनाव की तिथि, और अध्यक्ष दोबारा। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए उतना अनुभव होना जरूरी है। पूरे देश को, पूरे राष्ट्रीय मुद्दों को, दुनिया के जो समस्या है उसको जानने समझने के लिए अभी तो मैं उस मामले में बहुत अपने आप को जूनियर समझता हूँ। पूर्ण बात यह है कि मोहन भागवत जी मस्जिद और मजार दोनों गए। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। अभी देखते जाइए, अभी तो तीसरा सप्ताह शुरू हुआ है, और जब ये कारवां आगे बढ़ेगा तो देश में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये स्वप्न वो देखता है। और बूथ अध्यक्ष रहे हुए, पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्ष रहे हुए आज हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कौन क्या तय करता है? मुझे लगता है कि अभी तो उन्हें अपने जोड़ों और जो जोड़ने के तारतम्य में भाग रहे हैं, उन्हें पकड़े रहने की आवश्यकता है। वह हमारी तरफ कहाँ देखते हैं, पहले अपने को ही देखना चाहिए। ये उनका संगठन का विषय है, मेरा उसमें कोई, उनके संगठन में किसको क्या बनाया जाता है। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया का पालन कभी नहीं किया गया, और उसी का ये कारण है कि आज उनका संगठन। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और इसी बीच शराबबंदी की मांग को बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया। बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि 3 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक महिलाओं को जुटाने का दावा किया गया है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नारी शक्ति से यह आह्वान करने के लिए रायपुर में एकत्रित हुई कि आने वाले 3 नवंबर को हम सब बहनें महतारी हुंकार रैली में पहुंचे, और हम प्रदेश की नारी शक्ति से ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यह आह्वान करता है कि प्रदेश की नारी शक्ति महतारी हुंकार रैली के माध्यम से इस सरकार को बाहर करने की शुरुआत करे। और शराबबंदी नहीं कर पाने का कारण प्रमुख तौर पर केवल और केवल यही है कि यहाँ की राशि कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए उपयोग होती है। नहीं, रमन सिंह से पहले पूछ ले वो लोग। रमन सिंह जी, आपने कहा था सरकार भले चली जाए, हम शराबबंदी करके रहेंगे, क्यों नहीं किया? पहले उनसे सवाल पूछ लेना चाहिए, महिला मोर्चा के लोगों को। वो कर ले। और उमा भारती जो कर रही हैं मध्य प्रदेश में, उनसे पूछ ले कि वहाँ वो क्या कर रही हैं और यहाँ उनकी स्थिति क्या है। सूरजपुर जिले के एक गांव के मदरसे में एक छात्रा का फांसी पर लटका हुआ शव मिला। मदरसे के हॉस्टल में रह रही छात्रा के साथ उसके 2 शिक्षकों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगा है।
गांव में पिछले 10 सालों से एक मदरसा संचालित हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों की 160 लड़कियां उर्दू की तालीम हासिल करती हैं। इन्हीं में से एक लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप लगा है। लड़की एमपी के सिंगरौली जिले की रहने वाली थी। मृतका के परिजनों ने मदरसे के 2 शिक्षकों पर रेप और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले में संदिग्ध शिक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बुलाते थे, पता नहीं, मेरे को नहीं पता क्या करने के लिए बुलाते थे, लेकिन ऊपर आती थी तो रोती थी। अच्छा, कौन बुलाता था? हजरत। तो कब वो बुलाते थे? रात में और नाश्ता के समय। अच्छा, कितने दिन तक बुलाए, कुछ पता है आपको? 2-3 दिन बुलाए थे। सब यहाँ शुरू से बता रहे हैं, हमारे बच्चे के साथ 3 महीना से प्रताड़ित कर रहे थे। हाथ मार के सूजन कर दिए थे, पूछने से दबाया जा रहा था। उसके बीच भी मारे थे। फिर पूछे तो बच्ची रो रही थी। हम सोचे कि छोटा मामला है। परसों फिर बच्ची से बात हुआ तो बच्ची बोली कि हमारे साथ बहुत बड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। इसके बाद कल हमारे साथ परीक्षा है। परीक्षा के बाद हम बोले कि ले आएंगे आपको। कल परीक्षा के समय वो लोग बताए कि इंतकाल हुई। हमारे बच्ची के साथ हत्या किया गया है, बलात्कार भी किया गया। जो मौलाना है, जो वहाँ पढ़ाते थे बच्चियों को, उन लोगों ने इनको प्रताड़ित किया है, उसको परेशान किया है, उनको डंडे से मारा है, उनके साथ गलत काम किया है। ये बात उसके पिताजी ने कहा है और लिखित रूप से दिया है, अपने बयान में दिया है। उसके बावजूद भी अभी तक उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, उनको बैठाया नहीं गया। और बात इस बात की है कि भाई वो फांसी लगाई है कि फांसी लगाया गया है या उसको फांसी का नाटक किया जा रहा है, उसको मार करके लगाया गया, ये विषय अलग विषय है। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो आती रहेगी, परंतु जो उसके पिताजी ने लिख करके दिया है उस पर कम से कम तत्काल। राजनांदगांव पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 3 दिन पहले युवक को गोली मारकर शिवनाथ नदी में फेंक दिया गया था। इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। हत्या की वजह आरोपी के भाई के साथ मृतक की माता का अवैध संबंध बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल और वाहन बरामद कर लिया गया और आरोपियों को कल गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। मुंगेली में रसोइया संघ ने चक्का जाम किया और कलेक्ट्रेट के सामने मुंगेली बिलासपुर नेशनल हाईवे पर जाम किया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वेतन बढ़ाने की इनकी मांग है। रायपुर की बात करेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज श्रीलंका लेजेंड्स ने जीता है मुकाबला। बांग्लादेश लेजेंड्स को 70 रनों से हराया है। श्रीलंका ने 214 रनों का लक्ष्य दिया था। बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 143 रन बनाए हैं। इंग्लैंड लेजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के बीच मुकाबला लगातार जारी है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का मैच खेलने रायपुर पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद सभी बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। गौरतलब है कि जिन बच्चों के साथ सचिन ने क्रिकेट खेला उन सभी बच्चों की हाथ की सफल सर्जरी हुई है। इन सभी बच्चों को सचिन ने अपनी जर्सी और चॉकलेट गिफ्ट भी दिए। उसके बाद सचिन ने कहा कि किसी भी चीज की शुरुआत दिल से होती है। दिल के मरीजों का इलाज हो रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है।